हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग आज देखने वाले हैं भौतिकी यानी फिजिक्स भारतीय भवन का क्लास 10th का एक्सरसाइज 1 का प्रकाश का परिवर्तन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेके 10 तक देखेंगे अभी हम। उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे 10 से लेके आगे जितना तक हो सके देख लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल की ओर। तो आपका पहला सवाल ये रहा। देखिए, सवाल बोल रहा है समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। तो समतल दर्पण पर अगर प्रकाश की एक किरण पड़ेगी तो परावर्तन के बाद भी एक ही किरणें परावर्तित होगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो गया। ये कहने का मतलब, मान लीजिए कि ये कोई समतल दर्पण हो गया। ऐसे मान लेंगे कि कोई समतल दर्पण है और इसमें प्रकाश की एक किरण परावर्तित हो रही है। तो इधर से एक किरण आपतित हो रही है, तो परावर्तित भी कितनी किरण होगी? एक ही किरण होगी। जब एक ही किरण आपतित हो रही है तो परावर्तित भी कितनी किरण होगी? एक ही किरण होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 1। चलिए अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल ये रहा आपका। सवाल बोल रहा है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होगी। तो आंसर हो गया इसका, समतल दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। सवाल देखिए बोल रहा था कि मान लीजिए कि ये कोई समतल दर्पण है, ये कोई समतल दर्पण हुआ। लंबवत पड़ने का मतलब हुआ कि सीधा इसके साथ दर्पण के साथ कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। जब भी कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण से सीधा यानी 90 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो उसी दिशा पे वापस लौट जाती है। तो इसीलिए हो गया दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपका ये रहा। सवाल आपसे बोल रहा है समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो इसका आंसर हो गया 0। आइए बात करते हैं कि इसका आंसर 0 कैसे हो गया। मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये कोई समतल दर्पण है। अभिलंब आपतन का मतलब हुआ, मान लीजिए अभिलंब का मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसको नॉर्मल लिख देते हैं। अब इसी पे क्या हो रहा? इसी पे किरण जो है वो आपतित हो रहा है ऐसे करके, ठीक है ना। तब बताइए इस पर परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 0। थोड़ा सा भी तो गैपिंग नहीं है ना। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो ये अभिलंब हो गया, अब यही परावर्तित किरण भी हो गया। तो ये दोनों के बीच में थोड़ा सा भी गैपिंग नहीं है, काहे उसी पथ पे वापस लौट आया। इसलिए इसका मान होगा परावर्तन कोण का भी मान 0 और आपतन कोण का भी मान कितना होगा? 0। इसलिए इसमें आंसर हो गया 0। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल आपका ये रहा। सवाल है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। वो कौन नियम है जब पूछा जाएगा तब बता दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका 5 नंबर सवाल। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो आंसर है समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों का होता है बराबर, यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। इंग्लिश में यू बराबर भी होता है। आइए बात करते हैं ये कैसे होता है। मान लीजिए कि ये कोई समतल दर्पण है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि यहाँ पे खड़ा कोई समतल दर्पण है। अब यहाँ पे वस्तु हम यहाँ रखे तो आप जानते हैं कि जितना दूर पर वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब भी दर्पण से पीछे उतना ही दूरी पे बनेगा। तो कहने का मतलब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दोनों बराबर होता। अगर वस्तु को हम यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। तो हो गया इसका मतलब कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होता है। किसमें? समतल दर्पण में। सभी दर्पण में ऐसा अलाउ नहीं है। कहने का मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में ऐसा जरूरी नहीं है कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होगा। ये केवल किसके लिए है? तो समतल दर्पण के लिए, ठीक बात है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका ये रहा। सवाल है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो
गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें समतल दर्पण काहे नहीं आए, तो देखिए गोलीय बोल रहा है तो देखिए ऐसे बनाइएगा तो ये गोल हो रहा है तो ये हो गया का अवतल दर्पण, फिर देखिएगा ये गोल हो रहा है तो ये हो गया का उत्तल दर्पण, ठीक बात है। लेकिन समतल दर्पण आप जब बनाते तो गोल ना होके आप सीधा बनाते, ठीक बात है ना, तो ये गोलीय में नहीं आता, इसलिए इसमें समतल दर्पण आंसर नहीं होगा। तो कौन हो गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गया, दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है ना। इसमें समतल दर्पण आंसर नहीं होगा काहे कि ये गोल नहीं होता है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा जो कि 7 नंबर है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो आंसर लिखा हुआ है गोलीय दर्पण के ध्रुव से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए आपको चित्र से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये कोई गोलीय दर्पण है, ऐसे मान के चलेंगे, ठीक बात है, मान लेंगे कि ये कोई गोलीय दर्पण है। तो इसमें देखिएगा ये केंद्र हो गया, अब केंद्र से ये ध्रुव को यहाँ से यहाँ मिलाइएगा ने, ध्रुव को P यानी पोल कहते हैं और केंद्र को सेंटर C कहते हैं, ठीक है ने। तो ध्रुव से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए इसको हम दूसरे दर्पण से समझा पाते हैं। देखिए दूसरा दर्पण कोई भी ले लेते हैं, उत्तल या अवतल, ठीक है ना। देखिए हम दूसरा दर्पण लेके समझा रहे हैं। मान लीजिएगा कि ये अवतल दर्पण है, ये मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ठीक है। तो इसका ध्रुव यहाँ पे होगा, बीचों बीच में होता है, ठीक है। अब इधर से मान लेंगे कि इसको गोल करेंगे, ऐसे करके गोल करेंगे तो इसका सेंटर मान लीजिएगा कि यहाँ आएगा, ठीक है ना। अब गोलीय दर्पण के ध्रुव से केंद्र ये हो गया, अब इसको मिलाएं तो इसको रख दीजिए C। तो ये जो PC रेखा है, कौन जो PC रेखा है यही का कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, ठीक है ना। अगला सवाल ये रहा जो कि 8 नंबर है। सवाल बोल रहा अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा दे। तो उत्तर में ये लिखा गया जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। चलिए देखते हैं इसको फिगर ड्रॉ करके कि कहाँ पे इसका मुख्य फोकस होता है अवतल दर्पण के। तो देखिए ये रहा आपका अवतल दर्पण जो कि हम बना रहे हैं। अब इसमें आपको खोजना है कि इसमें फोकस किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए ये P और C अभी बताए थे, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें मान लेंगे कि ये कोई प्रकाश की किरण जा रहा है, ये मान लीजिएगा कि ये कोई प्रकाश की किरण जा रहा है ऐसे करके, वो भी कैसे, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ऐसे जो कोई प्रकाश की किरण जाएगा तो ये इसे दर्पण से परिवर्तन होने के बाद देखिए ए बिंदु पे, कहाँ, ए बिंदु पे यहाँ दर्पण से परिवर्तन हो रहा है यानी परिवर्तित हो रहा है। अब दर्पण से परिवर्तित होकर PC रेखा पर जिस बिंदु पर भी ये आपतित होगा यानी जिस बिंदु पर भी ये मिलेगा परिवर्तन होने के बाद, उसी बिंदु को हम कह देंगे अवतल दर्पण का फोकस यानी F। तो यहाँ पे F बिंदु का हो गया अवतल दर्पण का फोकस। परिभाषा भी इसी प्रकार लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर किरणें मिलती है उसी बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। तो यहाँ F बिंदु का हो गया अवतल दर्पण का फोकस, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 9 नंबर सवाल आपका ये रहा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो लिखे हैं आंसर में, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और उसकी वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है यानी F बराबर R/2। कोई भी गोलीय दर्पण ले सकते हैं, उत्तल या अवतल, लेकिन यहाँ पे समतल दर्पण नहीं लेके चलेंगे। आपको समझा चुके हैं कि समतल दर्पण जो है गोलीय दर्पण नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आपको एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये आपका अवतल दर्पण हो गया और इसमें आपको पता करना है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो ये अभी समझा चुके हैं कि समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर आपतित होगी उसको हम फोकस कहते हैं। अब देखिए इसको आप गोल करिएगा तो ये आपका सेंटर यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा और ये यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों में फर्क है। देखिए P से F तक की दूरी और P से C तक की दूरी, तो P से C तक की दूरी P से F तक की दूरी की दुगनी होती है यानी
यानी जो एफ का मान होगा यहाँ से यहाँ हम एफ बोलेंगे, लेकिन ये एफ हो गया। अब यहाँ से हम कहाँ बोलेंगे, आर बोलेंगे। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या फोकस के दुगनी होगा, लेकिन फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। ठीक बात है। चलिए अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका ये रहा, जो कि सवाल है, एक दर्पण का नाम बताए जो किसी वस्तु का सीधा और अवर्धित प्रतिबिंब दे सके। तो दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण में, किस दर्पण में, जब अवतल दर्पण में आप कोई भी वस्तु P तथा F के बीच, किसके बीच, P तथा F के बीच रखते हैं, P तथा F के बीच रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कहाँ, दर्पण के पीछे, कहाँ पे, दर्पण के पीछे बनाता है। अब ये जो प्रतिबिंब है वो बड़ा, ये जो प्रतिबिंब वो बड़ा बनता है। बड़ा का मतलब आवर्धित, यानी आवर्धित का मतलब बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। बाकी कोई भी ऐसा दर्पण नहीं है जो सीधा तो बनाता है, समतल उत्तल अवतल तीनों सीधा बनाता है, लेकिन समतल में बनता है तो बराबर बनता है सीधा में, उत्तल में बनता है तो सीधा में छोटा बनता है, और अवतल में जिसमें सीधा बनता है उसमें बड़ा बनता है। तो कौन सा दर्पण आंसर में हो गया, कि अवतल दर्पण ही है जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सकते हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब अगला वीडियो इसका आगे 11 से लेके जितना तक हो सके 27 तक, वो अगला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।